आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ध्यान रहना चाहिए, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो वर्गों में विभाजित किया गया। मतलब कुछ प्रांतीय क्षेत्र आरक्षित घोषित किए गए और कुछ हस्तांतरित घोषित तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पहले से 70% कर दी गई। माने निर्वाचित 70% होंगे, 30% मनोनीत होंगे। उत्तरदायी सरकार की नींव हस्तांतरित विषयों के संकीर्ण क्षेत्र में डाली गई। प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा आरक्षित विषयों का प्रशासन होना निश्चित हुआ, जिसमें कोई भी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं था। प्रशासन के समस्त विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया। स्थूल रूप से राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय महत्व के विषयों को प्रांतीय विषय के अंतर्गत रखा गया। यानी जो राष्ट्रीय महत्व का विषय है उसको केंद्रीय में, जो प्रांतीय विषय का महत्व के जो विषय है उसको प्रांतीय विषय में रखा गया। प्रांतों का राजस्व केंद्रीय राजस्व से अलग कर दिया गया। यानी केंद्र के पास जो राजस्व आएगा वो केंद्रीय राजस्व में जमा होगा। राज्य के पास या प्रांत के पास जो राजस्व होगा, राज्य शब्द तो था नहीं उस वक्त, प्रांत शब्द था, वो प्रांत के राजस्व में आएगा। केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय पहली बार बनाया गया। इसके उच्चतर सदन को राज्य परिषद कहा गया, जिसका गठन 60 सदस्यों से हुआ। अब देखिए कैसे संविधान की नींव पड़ी है। आज भी हम लोग उच्च सदन जो है वह क्या है, विधान परिषद है, ऊपर में राज्यसभा है। राज्य परिषद के 60 सदस्यों में 34 निर्वाचित सदस्य थे। निचले सदन जिसका नाम विधानसभा था, इसमें 144 सदस्य थे। यानी इस अधिनियम के गठन के समय या इसके बाद जो राज्य परिषद के 60 सदस्य थे उसमें 34 निर्वाचित होते थे और विधानसभा के जो 144 सदस्य थे उसमें 104 निर्वाचित होते थे। दोनों सदनों की शक्तियां प्रायः समान थी, परंतु बजट पर मतदान करने का अधिकार निचले सदन को ही था, यानी विधानसभा। गवर्नर जनरल को भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो करने अथवा सम्राट के विचारार्थ प्रेषित करने का अधिकार दिया गया। क्यों? गवर्नर जनरल तत्कालीन ब्रिटिश के थे, तो अपना पावर तो अपने पास रखा रहेगा। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को भी अधिकार दिया गया कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित भी कर दे और गवर्नर जनरल आपात की दशा में अध्यादेश भी जारी कर सकता था। गवर्नर जनरल के पावर को यहाँ कम नहीं किया गया। क्लियर हो गया? भारतीय शासन अधिनियम 1919 एक बार फिर से देख लें। इसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है। इसमें द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% कर दी गई। इसके अतिरिक्त जो केंद्र के विषय थे उनको केंद्रीय में, राज्य के जो विषय थे या प्रांत के जो विषय थे उसको प्रांतीय विषय में रखा गया। इसके अतिरिक्त दो वर्गों में उसको विभाजित कर दिया गया। एक वे जो क्या थे, हस्तांतरित थे, और दूसरा क्या था, जो आरक्षित था। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि दो सदन बनाए गए, उच्च सदन और निम्न सदन, है ना। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया
निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। उस सदन में 60 सदस्य थे, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिसमें 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। दोनों शक्तियों में शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन जो किसी विधेयक को पारित करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन को था, विधानसभा का था। लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल का पावर था, वो अगर पारित न भी हो फिर भी उस आदेश को लागू कर सकता है, या पारित हो तो उसको वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार बदल सकता है या सम्राट के पास भेज सकता है। इसके अतिरिक्त भी आपात के समय या आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य बात है। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिसंघ की स्थापना का प्रावधान, इसके परिसंघ की, जिसमें प्रांतों और देशी रियायतों की इकाइयां थी। देशी रियासतों को इसमें शामिल होने का विकल्प था, हालांकि यह परिसंघ कभी नहीं बन सका, यानी देशी रियासत में विलय कर सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों के बीच विभाजन किया गया। 1937 में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 35 का अधिनियम है, 37 में क्या किया गया कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रांतीय स्वायत्तता प्रभावित की गई। प्रांतीय गवर्नर सम्राट की ओर से प्रांत की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता था और वह गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रहा। प्रांतीय गवर्नर को मंत्रियों की सलाह से शासन करना था, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो 1919 के अधिनियम में है, परंतु केंद्र में लागू की गई। अब गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों के मामले में केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं रहा, यानी प्रांत में जो 2 सदन थे उसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि संघीय न्यायपालिका की स्थापना किसके तहत की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। संघीय न्यायालय का अधिकार प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। किसको प्राप्त थी? प्रिवी काउंसिल लंदन। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय शासन की ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई 35 अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया तथा वर्मा को भारत से अलग। सांप्रदायिक का मतलब समझ आ गया, भारत को फोड़ने की नीति थी और वर्मा को इसी अधिनियम के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत